Hello everyone, this is Rohit and we are going to start our new chapter and the name of the chapter is How State Government Works. Basically ये किसका चैप्टर है? ये हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द सेंस सिविक्स का। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सो लेट्स वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाई डू वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंडिया का एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि इंडियन स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ और जितने भी इंडियन पीपल हैं उन सबको ये पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या है। अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है? देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? विच इज़ फॉर द पीपल, यानी कि जो लोगों के लिए है। विच इज़ टू द पीपल, जो लोगों से है। एंड विच इज़ बाय द पीपल, जो लोगों के अच्छे के लिए या लोगों के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से क्या करती है, वर्क करती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब इंडियन बेसिकली क्या है, इंडियन गवर्नमेंट में दो टाइप की स्ट्रक्चर्स में गवर्नमेंट डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड जो होता है वो हमारा होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में हम सबको पता है कि इंडिया में इस समय बेसिकली 28 स्टेट्स हैं एंड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज देयर इज़ 8। ये जो है यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी इस समय इंडिया के अंदर। तो 28 स्टेट्स को क्या है, सबसे ज़्यादा कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, यानी कि इसका सबसे बड़ा जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब हर स्टेट में प्राइम मिनिस्टर तो वर्क नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो क्या नॉमिनेट करता है? कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है जिनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं। वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स हो सकते हैं, वो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, वो बेसिकली किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आपको सेंट्रल का समझ में आया। अब स्टेट क्या होता है? जैसे कि बेसिकली वी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, हम अब उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। वैसे मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, ये सारे स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स की कमान जो है वो कौन संभालेगा? यहाँ पे बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करते हैं। इसके अलावा जितने भी फंड इन द सेंस कि अगर कोई प्रोटेक्शन है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किसी को देना है, जानवरों को बचाना है। इसके अलावा अगर कोई भी, जैसे राइट नाउ वी आर वर्किंग विद अ पैंडेमिक डिजीज दैट इज नोन एज कोरोना, तो उसके लिए कौन सोचेगा? तो ये बेसिकली जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट के हेड की होती है। और स्टेट के हेड को हम जानते हैं सीएम के नाम से, दैट इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स सी। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो पावर्स हैं इंडिया की वो दो तरीके से डिवाइड हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पावर्स हैं ये काम कैसे करते हैं, रूल्स कैसे बनते हैं, लॉज कैसे बनते हैं। तो देखिए, सेंट्रल के पास एक सबसे बड़ा हाउस होता है फॉर्मेशन ऑफ लॉज के लिए, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेस काम करते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। द हेड ऑफ द लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ द राज्यसभा इज प्रेसिडेंट। इतनी चीज़, इतना कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेट की। तो अभी हम सिर्फ सेंट्रल के बारे में इतना जानेंगे। वहीं अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट के पास भी दो हाउसेज होते हैं। पहला हाउस होता है विधानसभा और सेकंड हाउस होता है विधान परिषद। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोला जाता है विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हर स्टेट के पास दो हाउसेज होते हैं बेसिकली, यानी कि स्टेट को अथॉरिटी है कि वो दो हाउसेज रख सकता है। पहला होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये होता है अपर हाउस। कौन होता है? अपर हाउस। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतनी चीज क्लियर है। अब इसका जो अपर हाउस, इसका जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको विधान सभा। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी चीज क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक कंसेप्ट और क्लियर होता है,
हाउसेस के पास जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी बेसिकली स्टेट्स में एक रूल होता है कि ऐसा पर्टिकुलरली कंपनसेशन नहीं है कि हाउसेस को जो स्टेट्स हैं 2 हाउसेस को रखना चाहें। तो क्या रहता है इसमें कि एक होता है यूनिकैमरल, दूसरा होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल क्या होता है? सर कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं आपको नेक्स्ट समझा रहा हूँ। देखिए यूनिकैमरल में क्या रहता है, यूनिकैमरल में ये बोला जाएगा जिन स्टेट्स के पास सिर्फ एक हाउस होता है, एक हाउस का मतलब है या तो वो विधानसभा रख सकते हैं या विधान परिषद रख सकते हैं। जिस स्टेट के पास सिर्फ एक हाउस होगा उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। और बायोकैमरल क्या होता है? बाइकैमरल को हम बोलते हैं वो स्टेट्स जिनके पास दोनों हाउसेस होते हैं। कौन कौन से हाउसेस? विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं बजट की। बजट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या फिर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, वो ये समझते हैं कि किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी पावर होती है चीफ मिनिस्टर। तो ये एक गलत कंसेप्ट है जो लोगों ने बना रखा है। किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी बॉडी होती है गवर्नर। राइट नाउ इफ वी आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश तो द गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल, इस समय जो हमारी गवर्नर है। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर बेसिकली एक अथॉरिटी होती है, एक गवर्न बॉडी होती है जो सेंट्रल से अपॉइंट की जाती है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं इसको प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का आगे कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको हम बोला जाता है या बोलते हैं गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है किसको? चीफ मिनिस्टर को। इतनी चीज क्लियर है? अब चीफ मिनिस्टर्स के बाद उसको मिलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर आपका वो हो सकते हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपके एरोल्ड्स को क्या बोला जाता है कि जिनके पास छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, कि इनको बेसिकली क्या दे दिया है, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है यूपी का। इनको बेसिकली क्या है कि इनको एक क्लॉथिंग फंड दे दिया है, कपड़ा विभाग जिसको बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के अंदर इन लोगों को बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज बजट? तो बजट क्या होता है ये हम क्लियर करते हैं। आपके दिमाग में बजट सुन के ही क्लियर हो गया होगा कि बजट स्टैंड फॉर मनी, यानी कि फाइनेंस, यानी कि पैसा। तो पैसा क्या होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो पैसे को क्या है वो फंडिंग करते हैं। फंडिंग का मतलब होता है कि उसको डिफरेंट योजना जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या है लगाया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं पोलियो, तो पोलियो बेसिकली क्या है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है। पोलियो जब भी आपके घर पे कभी कोई ड्रॉप लाने के लिए आता है या जो भी ब्लॉक से अथॉरिटीज़ आती हैं वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेती। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का बजट सैंक्शन हुआ है कि इतना पैसा हमको पोलियो पे खर्च करना है और ये लोगों के लिए एक नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरे बजट की बात करूं, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे रोड है, तो यूपी के अंदर किसी भी बेसिकली जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी विलेज में, किसी भी टाउन में अगर कोई रोड ख़राब होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग करती है। फंडिंग का मतलब होता है कि जैसे टोल पे से लोग निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो टोल टैक्स वसूलती है हमसे। उससे जो अर्निंग होती है उस अर्निंग को कहाँ लगाती है वो उस फील्ड में या उस गाँव में या उस टाउन में रोड बनाने के काम में लगाती है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो इस तरीके से बजट सैंक्शन का एक प्रोसेस होता है इंडिया के अंदर। वो आगे हम जो 4th चैप्टर है उसमें क्लियर करेंगे। Now we are moving to the next slide, that is power and functions of legislative council। तो मैंने आपको अभी समझाया था legislative council क्या होता है, अपर हाउस होता है किसी भी स्टेट का और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है MLCs, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इनकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। The members of the legislative councils are not directly elected by the people of the state but by different bodies of the state। अच्छा, अब जो MLCs होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं इन लोगों को। हम क्या करते हैं, इनकी वोटिंग नॉर्मल लोग यानी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं करते हैं। इनको जो डिपार्टमेंट की बॉडीज होते हैं, हायर अथॉरिटीज़, जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इसके अलावा डिप्टी CM हो गए, तो ये इंटरनल एक बॉडी होती है मिनिस्टर्स की, वो MLCs को क्या करती है, नॉमिनेट करती है या इनको इलेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज अ परमानेंट बॉडी। और ये जो बॉडी होती है ना, एक परमानेंट बॉडी है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली से अपर बॉडी होती है, यानी कि बड़ी बॉडी होती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द गवर्नर,
अब मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेट की सबसे हायर अथॉरिटी कौन होती है, वो होती है गवर्नर। अब गवर्नर क्या करता है, क्या पावर्स होती हैं? द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड क्या है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये भी मैंने आपको भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर जो होता है वो एक सेंट्रल बॉडी होती है, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ही अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं स्टेट में? गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर बिना गवर्नमेंट डिस्कशन के या बिना गवर्नर के डिस्कशन के कोई भी डिसीजन नहीं लेते, यानी कि एक मीटिंग में गवर्नर के थ्रू ही कोई बजट है, कोई लॉ है किसी भी स्टेट के अंदर, वो पास हो सकता है। आगे, he appoints the advocate general and other official of the state। अब आप लोगों ने कोर्ट सुने होंगे, इंडिया में 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टेट बेसिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और इसके अलावा सेशन कोर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी किसकी, इनके जजेस की या इनके बेसिकली लॉयर्स की, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? ये अथॉरिटी भी हमारे गवर्नर के पास होती है। अब इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। सपोज आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गवर्नर बन जा रहा हूँ यूपी का, और मैं जो है वो गवर्नमेंट चलाऊंगा, तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। वो क्या है? ही शी हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कौन होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। दूसरा, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। कहने का मतलब है वो ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि ना तो वो एमएलसी होना चाहिए, ना एमएलए होना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो वी आर टॉकिंग नाउ ऑफ द न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, आप लोगों के आसपास इलेक्शंस होते होंगे, सबके आसपास इलेक्शंस होते हैं, तो एक आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं नियमित मतावली क्षेत्र, यानी कि जिसमें मत दिए जाते हैं। मत को इंग्लिश में कहते हैं वोट। यानी कि आप लोगों के घर में आपने देखा होगा आपके फादर का, आपके मदर का एक वोटर कार्ड आता होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इलेक्शंस हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती होंगी कि आपको इस जगह जाके अपना वोटिंग देना है, यानी कि आपको अपना वोट डालना है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, हर स्टेट में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सबको पता है। यूपी के अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो इस समय यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है, ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ या डिटेल में बता दे रहा हूँ। वी आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, तो अभी हमारे जो स्टेट्स हैं वो अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ब्लॉक्स आते होंगे, कितनी तहसील आती होंगी, और कितनी जो है वो ग्राम पंचायत आती होंगी, ये एक अलग डेटा है, ठीक है। तो ये 1000 से ऊपर होते हैं। जैसे अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूं तो 8694 ब्लॉक्स हैं पूरी यूपी के अंदर, समझ रहे हैं आप ये बात। तो अब 8469 ब्लॉक्स में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे कि फिरोजाबाद है, बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है। अब फिरोजाबाद बेसिकली कितने में, अगर कहीं बात की जाए कि अगर शिकोहाबाद है तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये फिरोजाबाद इसका डिस्ट्रिक्ट लगता है नॉर्मली। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की। जिस जगह हम वोट डालने के लिए जाते हैं, और वोटिंग बेसिकली क्या होती है, फ्री एंड फेयर होती है, तो वोट डालने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो पूरे स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे कॉर्नर्स या जगह बनी होती हैं जहाँ पे एक नॉर्मल फ्री एंड फेयर क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज उड़ीसा। तो मैं अब उड़ीसा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि उड़ीसा का एग्जाम्पल क्या है। पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस समय अगर कहीं पे हैं तो दैट इज़ इन उड़ीसा। 147 कॉन्स्टिट्यूएंसीज काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, ये बेसिकली डिवाइड है ब्लॉक वाइज, यानी कि अगर मैं ब्लॉक सेक्शन की बात करूं, जैसे उड़ीसा के अंदर सपोज डिस्ट्रिक्ट हैं 50, तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ब्लॉक हैं, 2500 ब्लॉक हैं, यानी कि 2500 ब्लॉक हैं। तो
तो 10 ब्लॉक को क्या करेंगे वो, या 15 ब्लॉक्स को क्या करेंगे, एक ही में मर्ज कर देंगे। तो सबसे बड़ी ये 147 जो बेसिकली क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये अप्रोक्स जो हैं वो 2500 ब्लॉक्स को कवर करती हैं, यानी कि 15 ब्लॉक को मर्ज कर दिया, एक ही ब्लॉक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज या वोटिंग का जो सेक्शन बड़ा है वो उड़ीसा के अंदर है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब किसका पोर्शन आ गया, ये एमएलए का, यानी कि एमएलए को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये विधान सभा का पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये लोअर हाउस का पोर्शन है, ठीक है। क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Every 5 years, election is announced for a state legislative assembly. Political parties nominate their people for each constituency. जो एमएलए होते हैं ना, इनके लिए क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। 5 इयर्स के बाद क्या है, गवर्नमेंट, आप सब लोगों ने सुना होगा कि ये गवर्नमेंट चेंज हो रही है। पहले बीजेपी थी, अब कौन आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अगर नहीं है तो बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी, जो बीएसपी बोलते हैं, वो नहीं है तो कांग्रेस आएगी। इंडिया में नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये कुछ पार्टीज के नाम मैंने आपको बताए हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं बेसिकली जो इलेक्शन लड़ते हैं इंडिया में। तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो हर 5 साल में इलेक्शन होने के बाद क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुने जाते हैं, यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, मेजोरिटी का मतलब होता है जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है, विन होती है, जिसके बहुत ज़्यादा वोटिंग जो है वोट ज़्यादा होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, वो पार्टी इलेक्ट होती है, यानी कि वो पार्टी जीत जाती है, और जीतने के बाद उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट? After the election of legislative assembly, the political parties whose MLAs won more than half of the number of constituencies in a state is said to be a majority and has the first right to form the government of the state. यही बात मैंने आपको अभी समझाई है कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन के बाद क्या है, वोटिंग जो है वो काउंट हो रहे हैं, वोटिंग काउंट हुआ, एक इलेक्शन डिक्लेरेशन डे आया कि ये वाली पार्टी जीत गई, ठीक है। तो जो पार्टी जीत जाती है, गवर्नर उसको क्या करता है, इनवाइट करता है, इनविटेशन देता है उसके लीडर को, सबको नहीं। जैसे अगर बीजेपी की बात करूं तो अभी लीडर कौन है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगर वहीं पे समाजवादी पार्टी की बात करूं तो कौन है, बेसिकली अखिलेश यादव जी। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो कौन है, मायावती जी। तो बेसिकली क्या है, ये पार्टी के कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में जो पार्टी जीती उसको गवर्नर क्या करेंगे, उसको गवर्नर इनवाइट करेंगे, क्या बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक लिस्ट बनाएगा कि ये मेरा जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेरा जो मेंबर है वो इस पोस्ट को संभालेगा और ये मिनिस्ट्री उसको दी जाएगी। ये लेटर किसको दिया जाता है, ये गवर्नर को दिया जाता है, और इस तरीके से एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है किसी भी स्टेट के अंदर। आई होप सो इतनी बात आपको समझ आई होगी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर्स की पावर क्या होती हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर सेकंड हाईएस्ट बॉडी होता है किसी भी स्टेट के अंदर आफ्टर गवर्नर। ये बात मैंने आपको अभी वीडियो में क्लियर की। किसी भी स्टेट की सबसे सुप्रीम पावर कौन होती है, दैट इज गवर्नर, एंड सेकंड सुप्रीम पावर कौन सी होती है, दैट इज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो जीत के आएगा रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन बनेगा, सीएम बनेगा। और सीएम कौन होगा, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव या लीडर होता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंडली बात करते हैं, ही इलेक्ट्स द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज हेड ऑफ द काउंसिल, ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स टू देम। वही मैंने बताया कि अब उसके डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करेंगे। जैसे एमएलए थे,
इलेक्शन जीते, अब वो एक लिस्ट बनाएगा, बेसिकली लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद क्या करेगा, वो बताएगा कि मेरे इतने मेंबर्स को, इस मिनिस्टर को ये वाला डिपार्टमेंट मुझे देना है। तो ये लिस्ट बेसिकली क्या है, ये सीएम क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं कि इस इंसान को ये वाली मिनिस्ट्री दी जाएगी, तो ये पावर हो गई। उसके बाद क्या है, द सीएम इज द मेन लिंक बिटवीन द गवर्नर, स्टेट कैबिनेट जनरली, द गवर्नर एक्सरसाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या है, जो गवर्नर और सीएम होते हैं ना, इनके बीच में एक डिस्कशन रहता है किसी भी रूल को लेके, किसी भी रेगुलेशन को लेके, किसी भी डिसीजन को लेके, यानी कि इन दोनों के डिस्कशन के बाद ही कोई लॉ पास हो सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। कोई भी इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही गवर्नर और ना ही चीफ मिनिस्टर। यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, सो द नेक्स्ट वन मैं आपको और डिस्कस कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक पावर और फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, वो क्या है ये सुनिए। जो चीफ मिनिस्टर बेसिकली होता है वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर के पास एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर रहता है, वो क्या है कि जितने भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो अलॉट करता ही है, साथ में एक मिनिस्टर को ये है कि 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकता है। कैसे दे सकता है कि उसको तहसील्स का काम भी देखना है, उसको बेसिकली डिपार्टमेंट का काम भी देखना है जो डिपार्टमेंट उसको अलॉट हुआ है, इसके अलावा उसको मिनिस्ट्री भी देखनी है, सारी जितनी मीटिंग्स हैं जो कि लखनऊ में जो मीटिंग्स होती हैं वो भी उसको देखना है, और इसके अलावा उसको सीएम ने पर्सनली अगर कोई काम दिया है तो उसको वो भी करना है। तो एक से ज़्यादा, मतलब एक टाइम में एक लीडर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभाल सकता है। ये बेसिकली कौन देता है ये अथॉरिटीज़, ये भी सीएम अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया की, कि बेसिकली मीडिया का जो रोल है वो क्या होता है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ मीडिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेटिक या पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए जो मीडिया है ना, बेसिकली ये एक तरीके का लिंक सेट करती है किसके बीच में, टू द नॉर्मल पीपल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि जो हम लोग होते हैं जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो हमें रिपोर्ट्स कहाँ से मिलती हैं, हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं न्यूज़ चैनल से, हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं रेडियो से। आज के टाइम में सोशलाइज हो गए हैं, तब तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग इसके अलावा गूगल यूज़ करते हैं, हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो से न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, चीज़ों को मॉनिटराइज करते हैं, हम तक रिप्रेजेंट करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे सोशलाइज हुई हैं। सुनने में आया आज इजराइल में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आग लग गई, तो इजराइल तो हम लोग तो नहीं गए ना, इजराइल आप लोग गए, लेकिन इजराइल की रिपोर्ट या जो भी खबर है वो हम तक आ गई। कैसे आ गई? थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में हम सुबह खोल के देखते हैं कि आज क्या हुआ। आज पुलिस वालों ने बेसिकली क्या किया, आज 10 चालान काटे, या हेलमेट किसी ने नहीं पहना उसको फाइन भरना पड़ा। हम लोग तो वहाँ देखने नहीं गए, तो ये किसने रिप्रेजेंट किया हमारे सामने? मीडिया ने। तो मीडिया बेसिकली क्या है, एक इस तरीके की बॉडी होती है जो एक इंटर रिलेशन होता है बिटवीन पीपल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, रिलेटेड वेदर इट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs, ईच रिप्रेजेंट द सिंगल जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देयर आर करेंटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में बेसिकली क्या है, 2 टाइप के हाउसेज होते हैं। पहला हाउस होता है हमारा लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, L फॉर लोअर, L फॉर लोकसभा, एंड दूसरा होता है राज्यसभा, इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। तो जो बेसिकली लोअर हाउस, अभी हमने एडिशनल नॉलेज जानी। अभी इंडिया के अंदर कितनी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनसे रिलेट होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MPs भी बोला जाता है शॉर्ट में। इतनी चीज़ क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट है, 2 टाइप के इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो नॉर्मली मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट? देखिए कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, एक इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जैसे क्या हुआ, कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पे क्या है सरकार नहीं बना पाई, ठीक है, तो
तो वो दूसरी पार्टी से क्या मांगती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मांगती है या उनके वोटिंग मांगती है। आप लोगों ने सुना होगा गठबंधन एक वर्ड होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलाइंड, कि इन्होंने क्या कर लिया आपस में, अलाइन एलिगेशन या अलाइंड कर लिया है, जिससे क्या है ये गठबंधन में आ गए हैं। अभी बीएसपी और एसपी ने अभी 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एक इसका एग्जाम्पल क्या किया था, सेट किया था। तो कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट एक इस तरीके की गवर्नमेंट होती है जो क्या शो करती है कि अगर असेंबली के अंदर कोई भी एक पार्टी अपना बहुमत नहीं पेश कर पाई, यानी कि खुद को ये शो नहीं कर पाई कि वो विन हुई है, इलेक्शन में जीती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी पार्टी जिसके कम वोटिंग सेंस हैं, कम वोट पड़े हैं, उससे क्या है एक तरीके से फेवर मांगती है खुद के लिए, और दो पार्टियां आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक गवर्नमेंट फॉर्म कर देती हैं। इसको कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इतना बेसिकली इस चैप्टर में था स्टेट गवर्नमेंट। छोटी सी बात है, एक बार रिकैप कर ले रहे हैं। इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में दो हाउसेज होते हैं, पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। लोकसभा के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सेम स्टेट में क्या होता है, दो टाइप के हाउसेज होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में बोलते हैं विधान सभा। ठीक है, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना चीज़ क्लियर है। फिर गवर्नर सबसे बड़ी बॉडी होती है किसी भी स्टेट के अंदर। उसके बाद सेंट्रल सुप्रीम बॉडी कौन होती है, जो सेकंड सुप्रीम बॉडी है उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और डिप्टी सीएम जो कि एक सीएम के अंडर की बॉडी होती है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। Still, if you have any doubt regarding the questions or regarding anything, please let us know. Thank you very much.